आज फैंटास्टिक थोड़ी हेल्प कर दे। तो अब देखने वाले हमारे एक और चैप्टर सत्ता के समकालीन केंद्र। आपके बुक के अंदर ये चैप्टर थोड़ा अलग नाम से हो सकता है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र होगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर, सिलेबस के अकॉर्डिंग 2nd चैप्टर, हमारे अकॉर्डिंग 3rd चैप्टर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 3rd चैप्टर हमारे लिए। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमारे ना कुछ सिलेबस एडेड है। ठीक है, पहले हम उस सिलेबस को जान लेते हैं कि क्या चीज ऐड की गई है। हमारी बुक के अंदर इस सिलेबस में खाली ये 3 टॉपिक मिलेंगे आपको, यूरोपीय संघ, आसियान और चीन। ठीक है, लेकिन हमें इसके अंदर ब्रिक्स, भारत, रूस और इजराइल, ये 3-4 अलग टॉपिक हैं जो हमें फिर से अलग से स्टडी करने हैं। जैसा कि हमने अपने 2nd चैप्टर में देखा है, उसके अंदर हमने अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति को अलग से पढ़ा है, हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। इसके अंदर हमें इन 4 टॉपिक्स को अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो नॉर्मल हमें पहले स्टार्ट करना है यूरोपीय संघ, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे, देन आसियान, देन चीन, देन ब्रिक्स, भारत, रूस, इजराइल और चैप्टर खत्म। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मजाक में ना लें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं पहले हम समझते हैं कि सत्ता के समकालीन केंद्र या फिर वैकल्पिक केंद्र से मतलब क्या है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर था, हमने पहले पढ़ा दो ध्रुवता का अंत, उसके पहले हमने पढ़ा शीत युद्ध। उसमें हमने इतना जान लिया कि अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका था। ठीक है, सोवियत का अंत हो गया। पहले अमेरिका का जो विकल्प था, एक ऑप्शन था, वो सोवियत हुआ करता था। लेकिन जब सोवियत संघ का पतन हो गया, विश्व में लोगों को कुछ आस लगी इन लोगों से, इन देशों से, इन गठबंधनों, संगठनों से, जिनसे उनको उम्मीद थी कि अब आगे चल के अमेरिका को जो कंपीट करेंगे, जो कंपटीशन देने वाले हैं, वो ये होंगे। कौन होंगे? यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, ब्रिक्स, भारत, रूस और इजराइल। ठीक है, तो हमें उनको पढ़ना है कि जो सोवियत संघ के बाद में अब अमेरिका के कंपटीशन में आकर के खड़े हो सकते हैं, क्या उनके चांसेस हैं, क्या नहीं, क्या उनकी खूबी है और क्या नहीं। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं अभी चाइना काफी हद तक अमेरिका का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कैसे चीन बना है, उसने क्या तरीके अपनाए, उसको स्टडी करना है। यूरोपीय संघ क्या है, आसियान क्या है ना, और ये सब कैसे अमेरिका के विकल्प बन रहे हैं, हमको ये सब स्टडी करना है। ठीक है, तो हम पहले अपना टॉपिक यूरोपीय संघ को स्टडी करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो यूरोपीय संघ बहुत इजी टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा इसे पढ़ने में। ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस इसको रिलेट करके पढ़ो लाइफ से, है ना। न्यूज वगैरह देखो, थोड़ी सी करंट अफेयर्स में नॉलेज रखो, बहुत मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय संघ क्या है, क्या है यूरोपीय संघ, ये समझते हैं पहले, है ना। पहले हम यूरोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, यूरोप को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यूरोप ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अपने बहुत सारी संपदा, संसाधनों को खो दिया और बहुत ज्यादा आर्थिक हानि झेल ली थी। ठीक है, उस समय यूरोप के नेताओं के मन में एक ही सवाल था कि क्या हम अपनी पुरानी दुश्मनियों को जारी रखें या फिर इस पुरानी दुश्मनियों को छोड़ करके हम अपने विकास पे ध्यान दें और अपने जो संबंध है वो नए सिरे से शुरू करें बिना किसी समस्या के। ठीक है, क्योंकि 1945 तक ये जो यूरोपीय संघ के जो देश थे, यूरोप के जो देश थे, वो बुरी तरीके से बर्बाद हो गए थे विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, ठीक है, अब यूरोपीय संघ के बनने की शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, उन्होंने जो सोचा, उन्होंने यही सोचा कि हम लोग नए सिरे से अपने संबंधों की शुरुआत करेंगे। और इसमें उनको बहुत बड़ा सपोर्ट शीत युद्ध से मिला, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान दुनिया को 2 टुकड़ों में बांट लिया गया था। 2 टुकड़ों में बांटे जाने के कारण जो अमेरिका की तरफ गुट जा रहा था और जो सोवियत की तरफ गुट जा रहा था, दोनों को ही फायदे मिलने वाले थे। तो इनके एकता को बढ़ावा देने में शीत युद्ध ने भी काफी काम किया। तो इसी प्रकार से सोवियत संघ और अमेरिका की मदद से इन्होंने अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाने की भी कोशिश की। अमेरिका ने जो पश्चिमी यूरोप है उनके देशों को आर्थिक सहायता दी। आर्थिक मतलब ये लोग बर्बाद हो चुके थे पैसों के मामले में, है ना, इनकी कंडीशन बहुत बुरी थी इस वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी, पैसे वैसे की सहायता दी। इस सहायता को हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में कि मार्शल योजना क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मार्शल योजना क्या है? अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी, जिससे कि वो अपने जो अर्थव्यवस्था है उसको पैरों पे खड़ा कर सकें। ठीक है, जो बर्बादी की मार वो झेल रहे थे उससे थोड़ा निजात पा सकें। ठीक है, इसी
मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की भी स्थापना हुई और ये एक मंच बना जिसके तहत, जिसकी सहायता से यूरोप के सभी देश आपस में एक दूसरे को सहायता प्रदान करने लगे। आर्थिक सहायता और व्यापार के लिए एक मंच तैयार कर लिया उन्होंने इसी जगह पे कि इसके थ्रू ये आपस में अपना मेल मिलाप को बढ़ाने लगे थे। ठीक है, कुछ समय बाद धीरे धीरे 1949 में, एक ही साल बाद, यूरोपीय परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, जो कि यूरोप के देशों ने मिलकर के किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, यूरोप के जो पूंजीवादी देश थे उनके आपस में जो एकीकरण हो रहा था, उनकी जो अर्थव्यवस्था एक होती जा रही थी, है ना, ये लोग आपस में एक दूसरे की आर्थिक सहायता कर रहे थे, एक दूसरे को गठ जोड़ के चल रहे थे, साथ मिलकर चल रहे थे, अपनी दुश्मनियों को ये भुला चुके थे। तो उनका जो एकीकरण है वो स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये लोग क्या कर रहे थे, अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे, कभी कोई योजना बना रहे थे, कभी कोई संगठन बना रहे थे, इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप 1957 में, ठीक है, इन्होंने यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी गठन कर लिया। ठीक है, एक कम्युनिटी बनाई, ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोप वालों ने। इन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई और जब इनकी पार्लियामेंट बनी तो उसके पश्चात इनका जो स्वरूप है, पहले आर्थिक से चला आ रहा था, आर्थिक विकास, आर्थिक सहायता, है ना, वो धीरे धीरे इन्होंने स्वरूप बदल के अपना राजनीतिक स्वरूप पा लिया। ठीक है, अपना स्वरूप इन्होंने बदल के कौन सा पढ़ लिया, राजनीतिक स्वरूप उन्होंने क्या कर लिया, अपना हासिल कर लिया। और जैसे ही सोवियत संघ का जो अंत हुआ, सोवियत का जो गुट खत्म हो गया, उसके बाद में इस प्रक्रिया में और ज्यादा तेजी आई और आखिरकार 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है, maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। अच्छा, यूरोपीय संघ बना तो उसके उद्देश्य क्या थे, क्या खासियत थी यूरोपीय संघ की जो बाकियों में नहीं थी। तो यूरोपीय संघ में जो शामिल थे उनकी एक समान विदेश नीति हुआ करती थी। उनकी विदेश नीति में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता था। लगभग पूर्ण रूप से नहीं, लगभग काफी हद तक इनकी जो विदेश नीति थी एक समान थी, एक जैसी थी। इनकी एक जैसी सुरक्षा नीति हुआ करती थी। ठीक है, ये आंतरिक मामलों पे और न्याय से जुड़े मुद्दों पे एक दूसरे को सहयोग करते थे। ठीक है, इनके उद्देश्यों में से एक था। और इन्होंने अपने पूरे ग्रुप में एक ही जैसी मुद्रा का चलन चला लिया। जैसे भारत के अंदर रुपया चलता है ना, चाइना के अंदर युआन चलता है, जापान के अंदर येन चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, सब में अपने अपने करेंसी चलती है, लेकिन हर देश की अलग करेंसी होती है। यूरोप के सभी देशों में, लगभग ज्यादातर सभी देशों में यूरो चलने लगी। आज भी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, जो यूरोप में ज्यादातर देश यूरोपीय संघ में शामिल है, उनमें ज्यादातर में यूरो ही चलती है। एक ही करेंसी का ये लोग सब क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें एक चीज समझना, यूरोपीय संघ का एक ध्वज भी है। ध्वज मतलब झंडा, जैसे भारत का तिरंगा है वैसे ही इसका भी क्या है, एक झंडा है। इनके जो ग्रुप है उसका एक झंडा है, जो कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है। ठीक है, ये आपको बुक में भी दिख जाएगा। अच्छा, ये झंडा क्या है, इसके अंदर ये ब्लू कलर का झंडा है। ठीक है, इसके अंदर 12 ये सितारे दिख रहे हैं आपको, ये गोल्डन कलर के। ठीक है, ये 12 सितारे हैं। इनका जो ये सर्कल बना हुआ है, ये यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है, और ये जो 12 सितारे हैं, ये 12 जो नंबर है, ये 12 नंबर इसलिए है कि 12 नंबर यूरोप के अंदर एक लकी नंबर में से एक माना जाता है। ये वहां की पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यूरोपीय संघ का ध्वज कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने क्या क्या हासिल किया। यूरोपीय संघ जब बना तो यूरोपीय संघ के पास क्या क्या था, उसकी उपलब्धियां क्या है ना। तो एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ, देखो एक लंबे समय में की बात की हो रही है, क्योंकि 1945 के बाद से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जैसे ही मार्शल योजना हुई, ठीक है, मार्शल योजना जो अमेरिका ने सहायता दी, और 1992 में जाकर के ये बना, तो लगभग 47 साल इसको लग गए बनने में। तो एक लंबी प्रक्रिया में एक जो हमारा ये सोवियत संघ के अंत के बाद में यूरोपीय संघ बन के सामने आया। ठीक है, यूरोपीय संघ काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। देखो, जो एक देश करता है वो सारे काम ये ग्रुप मिल बना करके कर रहे थे। इनका एक झंडा है। ठीक है, इन्होंने एक संविधान भी बनाने की कोशिश करी, उसमें ये नाकामयाब रहे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना झंडा तो बनाया, गान भी बनाया, स्थापना दिवस जो होता है इनका, कि कभी लोग स्थापित हुए, अपनी इनकी एक मुद्रा है। तो ये सब क्या, एक देश के पास ये सारी चीजें होती है। एक झंडा एक देश का होता है, एक गान एक देश का होता है ना, राष्ट्रीय गान जैसे हमारा जनगण मन है, तो एक गान एक देश का होता है। स्थापना दिवस,
है ना। एक मुद्रा, एक समान मुद्रा, जैसे एक देश में सिर्फ एक मुद्रा चलती है, दूसरे देश में बदल जाती है, लेकिन क्या सभी देशों में क्या चल रही है? एक ही मुद्रा चल रही है। पूरे ग्रुप में एक ही मुद्रा चल रही है। तो ये एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा, एक देश की तरह काम करने लगा। ठीक है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इन्होंने काफी हद तक विदेशी और सुरक्षा नीति बना ली समान रूप से। मतलब इनकी जो सभी देश जो थे, इनकी आपस की जो विदेश नीति थी और सुरक्षा जो नीति थी, वो लगभग लगभग एक समान थी, जैसे एक देश की होती है। ठीक है। सोवियत संघ की विशेषताएं क्या है? ऐसा क्या खास था सोवियत संघ में? तो सोवियत संघ की विशेषताएं बहुत ज्यादा है। ठीक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सोवियत संघ जो है, सॉरी मैं सोवियत संघ कह रहा हूं, यूरोपीय संघ। ठीक है। यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है? यूरोपीय संघ की विशेषता काफी ज्यादा है ना। हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यूरोपीय संघ जो है आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त है ना। आर्थिक, अब एक बात समझो, हम जब यूरोप का नाम लेते हैं ना, आप खुद यूरोप एक फील करो, ज्यादातर लोगों ने यूरोप का नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा, तो मन में एक इमेज आती है जो कि बहुत एक डेवलप कंट्री की आती है। साफ सुथरी सड़कें, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाला एरिया है ना, बड़े बड़े घर हैं, पैसे वाले लोग हैं, एक ऐसी इमेज बनती है। वो क्यों बन रही? क्योंकि यूरोप जो है एक आर्थिक रूप से समृद्ध देश, एक ग्रुप है ना। राजनीतिक रूप से वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। राजनीतिक मतलब अगर विश्व में कोई भी बड़ा फैसला होता है, अगर उसके अंदर यूरोपीय संघ अपनी भूमिका निभाएगा तो उसकी भूमिका का बहुत बड़ा असर उसमें पड़ता है। कूटनीतिक मतलब सलाह मशवरा, बातचीत, इनकी आपसी देशों में नीतियां, ठीक है, संबंध, ये कूटनीति के उसमें आते हैं। सैनिक प्रभाव, इनकी सेना का प्रभाव भी बहुत ज्यादा अधिक है। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना इनके पास में है। इनके पास में करीब 550 से ज्यादा परमाणु बम है, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस पे है। हालांकि ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का पार्ट नहीं है, लेकिन फ्रांस अभी भी उसके अंदर शामिल है, उसके पास भी परमाणु हथियार है। ठीक है। जो यूरोप है, ठीक है, यूरोपीय संघ का जो जीडीपी थी 2016 में 17,000 अरब डॉलर की थी। 17,000 अरब डॉलर बहुत ज्यादा एक वैल्यू है, जो कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को दिखाता है ना। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में अमेरिका है, उसके बाद में यूरोपीय संघ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। लेकिन ये ग्रुप है, ध्यान रखना, जो इंडिविजुअल है ना, देशों के नाम पे दूसरे नंबर पर चाइना आता है। ठीक है। जो इसकी मुद्रा है यूरो, है ना, वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनती जा रही है। देखो होता क्या है, अमेरिका की जो ताकत का एक बहुत बड़ा रीजन है वो है उसकी मुद्रा, है ना। वही एक रीजन नहीं है, लेकिन बहुत मेन रीजनों में से एक मुद्रा भी उसका एक रीजन है, क्योंकि पूरे विश्व में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन उस प्रभुत्व के लिए खतरा बन रही है यूरो। लोग यूरो को भी काफी ज्यादा मान्यता देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों में यह मान्य है, यूरोप के सभी देशों में यूरो ही मान्य है, कुछ देशों को छोड़ करके, है ना। विश्व व्यापार संगठन में इसकी हिस्सेदारी, जो विश्व में जितना भी व्यापार होता है ना, दुनिया में जितना भी हमारा व्यापार होता है, उसमें अमेरिका से 3 गुना ज्यादा व्यापार यूरोपीय संघ करता है ना। और ये बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिका कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, अमेरिका का व्यापार बहुत ज्यादा है, उससे भी 3 गुना ज्यादा व्यापार हमारा यूरोपीय यूनियन कर रहा है, यानी कि यूरोपीय संघ कर रहा है। यूरोपीय संघ की विशेषताएं, ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखी, इसकी और विशेषताएं हैं। ठीक है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। मतलब इसका जो प्रभाव है यूरोप का, वो अफ्रीका, एशिया के देशों पर भी दिखाई देता है ना। हमारे ऊपर जो उसका प्रभाव है, हम भी यूरोप के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, और हमारी जो माइंडसेट है यूरोप को लेकर बहुत अलग है। ऐसे ही अफ्रीका में भी है। तो इसकी जो पावर है ना, इसका जो प्रभाव है, वो बहुत दूर दराज के देशों पर फैला हुआ है, जिसमें एशिया और अफ्रीका के देश शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अभी स्थायी सदस्य, अगर अभी आपको इतना आइडिया नहीं है तो टेंशन ना ले, अभी हमारा एक चैप्टर आएगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, आप समझ जाएंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है, उसके स्थायी सदस्य होना कितनी बड़ी बात है ना। अभी आप फिलहाल समझ लेते हैं, बहुत बड़ी विशेषता है इनके पास में। इनके पास में वीटो पावर है। जो स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, उनके पास वीटो पावर होती है। अगर आप पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, काफी अच्छी खासी, न्यूज वगैरह रेगुलरली देखते हैं, आप समझते होंगे इन चीजों को। अगर नहीं समझते तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम आगे इनको समझ लेंगे। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान, संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी जो यूरोपीय संघ है वो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। यूरोपीय संघ का सैन्य प्रभाव, हमने बात कर रही थी अभी 2 मिनट पहले कि यूरोपीय संघ सैन्य रूप से भी क्या है, काफी ज्यादा समृद्ध है। तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है ना।
इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है ना। सबसे ज्यादा जो अमेरिका है अपनी सेना के ऊपर खर्च करता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेना पे खर्च करने वाला देश है वो अमेरिका है। उसके बाद में यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पे है ना। ब्रिटेन फ्रांस के पास में परमाणु हथियार है, मैंने बताया था इनके पास अंदाजा है कि लगभग 550 परमाणु हथियार है ना। अब ब्रिटेन इसमें फिलहाल अभी नहीं है ना, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही ब्रिटेन हटा है, लेकिन उसके पहले ब्रिटेन इसका सदस्य हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, यूरोपीय संघ में कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ समस्याएं भी रही हैं जिनको हमें समझना है। यूरोपीय संघ की हमने इतनी सारी तारीफ पढ़ी, इतनी विशेषताएं पढ़ी, लेकिन यूरोपीय संघ में कुछ ना कुछ खामियां भी हैं जो कि हम इसमें देखने वाले हैं। क्या है कि यूरोपीय संघ के जो देश है उनकी जो विदेश नीति और रक्षा नीति है ना, कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी आ जाती है। कहने को तो इनकी विदेश नीति लगभग एक समान है, लेकिन कुछ कुछ इनकी आपसी नीतियां भी होती हैं और कई बार ये एक दूसरे के खिलाफ आ जाती हैं। उदाहरण के लिए आपकी बुक में दे रखा है कि जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, ठीक है, अब 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, उस समय जो फ्रांस है और जर्मनी है अमेरिका के खिलाफ थे, लेकिन ब्रिटेन अमेरिका का साथ दे रहा था। तो उस समय ये तीनों, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये यूरोपीय संघ के तो देश थे, लेकिन इनकी विदेश नीति आपस में कोलैप्स करने लग गई थी, है ना। यूरोप के जो कुछ हिस्से हैं उनमें यूरो जो उनकी मुद्रा है ना, यूरो जो उनकी मुद्रा है उसको लेकर के विवाद रहता है, वो उसको लागू करने को लेकर के वहां के लोग विवाद करते हैं, ठीक है। इस कारण से ही जो प्रधानमंत्री है मार्गरेट थैचर, जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही हैं पहले, ठीक है, इन्होंने ब्रिटेन को यूरोप के बाजारों से अलग रखा, है ना। और ये भी एक प्रमुख कारणों में से एक है जिसकी वजह से जो यूरोपीय संघ में से हमारा ब्रिटेन अलग हुआ है। डेनमार्क, स्वीडन, ये 2 देश हैं हमारे, ठीक है। यूरोप के अंदर टॉप में आपको 3 देश दिखेंगे, उनमें स्वीडन एक है, और इसके ठीक नीचे एक छोटा सा देश दिखेगा आपको समुद्र के पास में, जो है हमारा डेनमार्क। इन्होंने मस्तिष्क संधि और यूरोपीय मुद्रा यानी कि यूरो को मानने से इनकार कर दिया। मस्तिष्क संधि क्या है? ये वही संधि है जिससे यूरोपीय संघ बना, है ना। इस पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, और यूरोपीय जो मुद्रा है यूरो, ये उनको मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक कमी है किसकी? यूरोपीय संघ की। 2003 में मैंने आपको बताया साझा संविधान बनाने की कोशिश करी थी, किसने? यूरोप ने, लेकिन वो संविधान बनाने में असफल रहा, है ना। और इस पॉइंट को लेकर के आपके बुक में एक कार्टून दे रखा है, इसमें आपको टाइटैनिक जहाज दिखा रखा है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है वो। जो यूरोपीय संघ है वो अपना संविधान बनाना चाहता था 2003 में, लेकिन उस समय क्या हुआ, जो वो असफल रहा, इसलिए उसको टाइटैनिक से डिनोट किया हुआ है कि टाइटैनिक एक जहाज था जो कि 1912 में, जहां तक मेरे को पता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, 1912 के समय में जो जहाज था वो डूब गया था। वो अपनी पहले ही ट्रिप में डूब गया था, जबकि उसको ऐसा माना जा रहा था कि एक ऐसा जहाज है जो कभी नहीं डूब सकता। ज्यादातर आप में से लोगों ने टाइटैनिक मूवी भी देख रखी होगी, तो आपको पता होगा टाइटैनिक के बारे में, है ना। तो टाइटैनिक से इसलिए दिखाया कि टाइटैनिक भी एक असफलता थी, और यूरोपीय संघ का जो संविधान बनाने के जो प्रयास था वो भी असफल रहा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो यूरोपीय संघ का टॉपिक था ये इतना ही था। आशा करता हूं मैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करके अपने पॉइंट्स को अगर क्लियर करना चाहते हैं वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूंगा। बाकी इस चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि हमने पहले के चैप्टर्स को कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा ले जा सकें और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स और अपने बोर्ड के एग्जाम को बहुत अच्छे से टैकल कर सकें, है ना। मैंने आप इस चैनल पे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इंग्लिश के भी एक टॉपिक की वीडियो डाल दी है। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को स्मूथली लेके चलिए, हमारे साथ मिल जाइए, और बाकी हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।